नाम है रूश फातिमा और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज का पार्ट 10। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड देन केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय हेलो एल्केन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी स्टेट। मींस जो हेलो एल्केन्स हैं वो कौन सी स्टेट में रहेंगे? गैसियस स्टेट में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो देखिए गैसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, ठीक है, उनसे भारी हो जाते हैं हमारे लिक्विड्स, देन सबसे भारी हो जाते हैं सॉलिड्स। ओके, तो गैसेस सबसे हल्की होती हैं, व्हाट इट मीन्स कि ये सबसे कम कार्बन नंबर की बनी हुई होंगी। फिर लिक्विड्स इनसे भारी हो जाते हैं, मतलब ये उनसे ज़्यादा कार्बन के बने होंगे। देन सॉलिड्स उनसे ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इट मीन्स ये उनसे भी ज़्यादा कार्बन के बने होंगे। तो गैसेस का सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा और इनका उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा और सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास सॉलिड्स का हो जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि हेलो एल्केन्स का जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा मोस्ट प्रोबेबली वो गैसेस स्टेट में होंगे। तो जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा, हो सकता है कि वो लिक्विड स्टेट में हो, देन और इंक्रीज हो जाएगा तो वो सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ओके, लोअर हेलो एल्केन्स आर इन गैसियस स्टेट। जो लोअर हेलो एल्केन्स है वो गैसियस स्टेट में होंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl ये गैसियस स्टेट में होगा और C2H5Cl ये गैसियस स्टेट में होगा। फर्दर हायर हेलो एल्केन्स आर इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर के जो हेलो एल्केन्स होंगे वो गैसेस स्टेट में होंगे। उसके बाद जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता जाएगा वो लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हेलो एरीन्स की बात करते हैं। हेलो एरीन्स का एग्जाम्पल बहुत अच्छा वाला है, बेंजीन या फिर बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। अब आपने देखा है बेंजाइल क्लोराइड किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेंजाइल क्लोराइड का। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? C6H5, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। तो कार्बन नंबर कितना है? 6, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो ये कौन सी स्टेट में हो सकते हैं? या तो फिर आप लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं स्मेल की, कि इनका स्मेल कैसा होता है। तो जनरली हेलो एल्केन्स का कोई स्मेल होता नहीं है, लेकिन जो लोअर हेलो एल्केन्स हैं, जो गैसेस स्टेट वाले हेलो एल्केन्स हैं, वो उनका बहुत स्वीट स्मेल होता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं जनरली हेलो एल्केन्स डू नॉट हैव एनी ऑर्डर को हम बोल सकते हैं स्मेल, बट लोअर हेलो एल्केन्स या फिर वोलेटाइल हेलो एल्केन्स मतलब जो गैसियस हेलो एल्केन्स होंगे, गैस वाले हेलो एल्केन्स हैव स्वीट स्मेल होगी। स्वीट मतलब कि अगरबत्ती की जैसे स्मेल होती है स्वीट,
उस तरीके की स्मेल होगी वोलेटाइल हेलोएल्केन्स की। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा कलर। हेलोएल्केन्स का कलर कैसा होता है? जनरली हेलोएल्केन्स का कोई कलर होता नहीं है, लेकिन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स लाइट की प्रेजेंस में कलर शो करते हैं। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं जनरली हेलोएल्केन्स do not have color, but iodides and bromides shows color in the presence of light। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा। हेलोएल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस के ऊपर। इसके ऊपर वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस के ऊपर। वॉन डर वॉल इंटरेक्शन बेसिकली क्या होते हैं? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं? जो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहे हैं, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि एक हम हेलोएल्केन इस तरीके से ले रहे हैं, ये हो गया आपका एक हेलोएल्केन, ठीक है। दूसरा एक और हेलोएल्केन है, ठीक। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जिसने जोड़ करके रखा है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जिस फोर्स ने जोड़ करके रखा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक। तो वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ओके। अब यहाँ पर जो वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? मॉलिक्यूलर मास के, ठीक। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल है उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया है, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया है, मतलब उतना ही ज़्यादा वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस उसके ऊपर लग सकते हैं। तो वॉन डर वॉल इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास बड़े होने का मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक। अब सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है? साइज भी ज़्यादा, तो साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक। तो वॉन डर वॉल इंटरेक्शन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास के भी, सरफेस एरिया के भी और साइज के भी, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं समझने के लिए। जैसे कि एक हमारा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक हमारे इस तरीके का कंपाउंड, ठीक। इसमें 4 कार्बन है और एक हमारा ये कंपाउंड हो गया, इसमें 3 कार्बन है। तो इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट है और इसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो जाहिर सी बात है इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इसका साइज भी ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर वॉन डर वॉल इंटरेक्शन ज़्यादा लगेंगे। वॉन डर वॉल इंटरेक्शन ज़्यादा लगेंगे तो इसको और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए बॉन्ड्स को, ठीक। मतलब और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा? इस वाले कंपाउंड। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, इसमें भी 4 कार्बन है, दूसरे वाले में भी 4 कार्बन है, 1 2 3, चौथा कार्बन कहाँ लगा हुआ है? ब्रांच बनी हुई है उसकी, ठीक है। तो अब किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, लेकिन सरफेस एरिया कम ज़्यादा हो गया है। यहाँ सरफेस एरिया देखिए कम है, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, लेकिन नीचे से भी वॉन डर वॉल इंटरेक्शन 4 के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं 4 के ऊपर एक्ट, लेकिन यहाँ से सिर्फ 1 के ऊपर कर पाएगा और यहाँ से सिर्फ 3 के ऊपर कर पाएगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या कम हो गया और इसका सरफेस एरिया इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, ठीक। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स वॉन डर वॉल इंटरेक्शन भी ज़्यादा होंगे, वॉन डर वॉल इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब
तीसरी एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। ये देख लिया हम लोगों ने, ब्रांचिंग वाला देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर इनके अंदर अलग अलग हेलोजन एटम लगा दिए जाए तब क्या होगा। मतलब हमारा एल्काइल ग्रुप तो सेम है, एल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन अलग अलग हेलोजन एटम लगा दिए हमने। एल्काइल ग्रुप को हम क्या ले ले रहे हैं, आर ले लेंगे, ठीक है। एल्काइल ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्काइल ग्रुप सेम मीन्स मॉलिक्यूलर मास सेम, लेकिन यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन। अब क्या होगा, तो देखिए एल्काइल ग्रुप सेम है तो हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब हम किसे कंपेयर करेंगे, हेलोजन एटम्स को कंपेयर करेंगे। जितना ज्यादा बड़ा हेलोजन एटम उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वन टू वन इंटरेक्शन उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करेंगे। जितना ज्यादा वन टू वन इंटरेक्शन उस मॉलिक्यूल पर एक्ट करेंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब इन चारों में हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा साइज किस हेलोजन एटम का बड़ा है, एल्काइल हैलाइड में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, देन ब्रोमीन का साइज उससे छोटा, देन क्लोरीन का उससे छोटा, फ्लोरीन का सबसे छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एल्काइल हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन अल्काइल ब्रोमाइड का, देन अल्काइल क्लोराइड का और सबसे कम अल्काइल फ्लोराइड का हो जाएगा। इसको रख कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं डेंसिटी। तो नेक्स्ट है डेंसिटी, मतलब हम यहाँ पर पता करेंगे कि हेलोएल्केन्स की कब सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल से सॉल्यूट के सॉल्वेंट में उतना ही ज्यादा उस सॉल्यूशन की डेंसिटी मानी जाएगी, या फिर सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं साइज में और वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम घेर रहे हैं, तब सॉल्यूशन की बहुत ज्यादा डेंसिटी मानी जाएगी। ओके, तो दो तरीके की ये हमने देखा, अगर हमारा सॉल्यूट जो है उसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, ये क्या है बहुत ज्यादा है, या फिर इसका साइज ज्यादा है, तो उन दो केसेस में क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक। तो जितना ज्यादा हमारा कार्बन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, जितना ज्यादा कार्बन का नंबर मॉलिक्यूल में बड़ा होगा उतने ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, ठीक। तो कार्बन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी और सॉल्यूशन और भी ज्यादा डेंस होता जाएगा, ठीक। जैसे कि हमारा मीथेन है, मीथेन का अगर सॉल्यूशन होगा तो इसकी कम डेंसिटी होगी, उससे ज्यादा डेंसिटी C2H5 की हो जाएगी, उससे ज्यादा डेंसिटी C3H7 की हो जाएगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता रहेगा डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। ओके, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कार्बन नंबर सेम है, कार्बन नंबर सेम है तो क्या होगा। मान लीजिए कार्बन नंबर सेम है, इसमें भी दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है, लेकिन जो हेलोजन एटम्स हैं वो अलग अलग लग रही हैं। इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है, तो तब डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो अब कार्बन नंबर सेम है तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, हम किसे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे हेलोजन एटम्स को। ओके, तो फ्लोरीन का क्या होता है, छोटा साइज होता है, उससे बड़ा साइज फ्लोरीन का होता है, जो जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो जो इथाइल फ्लोराइड का सॉल्यूशन होगा वो कम डेंस होगा क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का छोटा साइज है, और जो इथाइल फ्लोराइड का सॉल्यूशन होगा ये ज्यादा डेंस होगा क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की इसकी कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा साइज है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझ ले रहे हैं कि ये हमारा अल्काइल है, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप तो सेम है तो इससे मतलब है नहीं, जो हेलोजन एटम्स है उनसे मतलब है जितना बड़ा हेलोजन एटम उतना ज्यादा डेंसिटी और उतना ही ज्यादा उसका डेंस सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ अल्काइल हैलाइड सबसे बड़ा तो इतना सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी, फिर उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन्स इन वाटर।
वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी है हेलो एल्केन्स? देखिए वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आपका इधर हाइड्रोजन जाएगा। वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक। तो आपका ऑक्सीजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब बात यह है कि किसी भी चीज को अगर वाटर के अंदर सॉल्युबल होना है तो उसे सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पर खुद आकर के उस मॉलिक्यूल को लगना होगा, बॉन्डिंग करनी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी होगी, तब जाकर के वो सॉल्युबल हो पाएगा। मतलब वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा कि नहीं। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब जो हेलो एल्केन है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये यहाँ पर जाए और जा करके क्या करे, ये बॉन्ड ब्रेक करे और बॉन्ड ब्रेक करके फिर इसके साथ में लग जाए, ठीक। तो इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास कि जा करके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो ब्रेक करके और खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। इसकी वजह से जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसको स्टार बना करके लिख ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स are not soluble in water, water के अंदर soluble नहीं होंगे, because they don't have much energy to break the hydrogen bonds of water। इतनी एनर्जी नहीं है उनके पास कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके और वहां पर आकर के खुद हाइड्रोजन बॉन्ड कर सके, ओके। तो अब जाहिर सी बात है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो ये कहाँ पर सॉल्युबल होंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। तो हम इसे भी लिख ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होंगे, ठीक। अब एक और बात हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पर अगर हम ले लें अल्काइल की जगह CH3, ठीक है, तो यहाँ एक कार्बन है, अब ये वैसे ही सॉल्युबल नहीं है। अगर हम कार्बन नंबर इंक्रीज करते जाते क्या होगा, CH3X की जगह फिर हमने ले लिया C2H5X, इसी तरीके से फिर हमने 3 कार्बन वाला हेलोजन ले लिया, फिर हमने 4 कार्बन वाला हेलोजन ले लिया, ठीक। और इन सबको हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते जा रहे हैं बारी से, तब क्या होगा, तो देखिए पहले तो जो हमने 1 कार्बन वाला लिया था वो तो वैसे ही सॉल्युबल नहीं था, और कार्बन नंबर भी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो और भी इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम कार्बन नंबर इंक्रीज करते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी हेलो एल्केन्स की वाटर में। तो इसको भी लिख ले रहे हैं, एज द कार्बन नंबर increases solubility decreases in water, ठीक। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर में डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है, क्योंकि और भी ज्यादा इनसॉल्युबल चीजों का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। पहले तो 1 कार्बन भी सॉल्युबल नहीं था, फिर हमने 2 कार्बन मिला दिए वो और भी सॉल्युबल नहीं होंगे, 3 कार्बन मिला देंगे वो और भी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक। तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय हेलो एल्केन्स। इसमें फर्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसी वजह से इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल आकर के जब सब्स्टिट्यूट होगा दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल अब क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल आपकी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगी उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको हम छोटा सा लिख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल आर negatively
charged species which attacks the positive charge. न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगी। न्यूक्लियोफाइल को हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा है ये देखते हैं हम। सबसे पहले आपको बना लेते हैं हैलोएल्केन, इसके साथ में लगा हुआ है एक हैलोजन। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या कि कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है, यहाँ पर हैलोजन क्या इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो आएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पॉजिटिव चार्ज से अटैक करेगा, अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ और फिर इसके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करके क्या करेगा, कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब कार्बन के तो 4 बॉन्ड है, ये 5वां बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से तो देखिए पहले से ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेना ही चाह रहा है तभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ से आकर के इसको इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के X- की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा हम देख लेते हैं। 4 बॉन्ड इधर, इसके साथ में आकर के लग गया न्यूक्लियोफाइल और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल गया X-। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हुआ कि ये जो हमारा बॉन्ड होता है इसमें जो हैलोजन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होकर के इसके साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। बॉन्ड बनाने के लिए जो है इसके पास आएगा और कार्बन अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा तो X- निकल जाएगा और यहाँ पर आकर के इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर के बॉन्ड ब्रेक करवा रहा है और कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब इसके हम बुक से कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बुक में आपकी एक टेबल दी हुई है, टेबल 10.4। इस टेबल में देखते हैं आपका ये हो गया एक अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ में हम NaOH की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो आपको बनेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब जो OH पॉजिटिव है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, प्लस आपका क्या निकल गया, NaX बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि आपने अल्काइल हैलाइड का किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया H2O। तो H2 किसमें ब्रेक होता है, H+ और OH- में ब्रेक होता है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH है, तो ये OH क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके ये बना देगा ROH, अल्कोहल बना देगा, प्लस क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा, मिनरल एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका यहाँ पर अल्काइल हैलाइड प्लस NaOR-। ठीक है, तो ये NaOR-, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर के ये Na पॉजिटिव और OR नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। OR नेगेटिव आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके क्या बना लेगा, ROR- प्लस NaX। ठीक, तो ये बन गया आपका ईथर। ठीक है, अब उसके बाद की भी एग्जांपल्स बहुत बहुत ज्यादा आसान है, बहुत कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात कर ले रहे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसको इधर से हटा दे रहे हैं थोड़ा सा। कितने मिनट का है? इसमें एक एग्जांपल है जो कि थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। जैसे हम अल्काइल हैलाइड को अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो आपका अल्काइल साइनाइड बनेगा, लेकिन अगर हम AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो आइसोसाइनाइड बन रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर दोनों ही जगह पर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है, ठीक। तो एक जगह तो साइनाइड बन रहा है, एक जगह तो कार्बन और अल्काइल के साथ में बॉन्ड बन रहा है, दूसरी जगह नाइट्रोजन और अल्काइल के साथ में बॉन्ड बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो KCN है आपका, KCN में किस तरीके की बॉन्डिंग होगी? यहाँ पर ये जो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो ये K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो CN है यहाँ पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर जो कार्बन है वो बॉन्डिंग करेगा अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये आपका साइनाइड बना देगा, ठीक है। अब दूसरे केस में हम लोग देख ले रहे हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर AgC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। यहाँ पर जो Ag और C के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा इसकी वजह से यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। तो अब क्या इसके पास चारा बचता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए? इसके यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, तो अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। अब एक और बात हम लोग जान लेते हैं कि देखिए जो साइनाइड है, साइनाइड एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास 2 अटैकिंग साइट्स होती हैं, 2 अटैकिंग साइट्स होती हैं, यानी वो दो जगह से एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, दो जगह से एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। एक तो देखिए आपका इसके ऊपर लोन पेयर होता है तो अपने लोन पेयर के थ्रू भी अटैक कर सकता है, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइड है तो ये इस तरीके से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अटैक करेगा वो अपने न्यूक्लियोफाइल को लेकर के इसके ऊपर अटैक करेगा और ये आपको कुछ इस तरीके से बना लेगा, जैसे कि अल्काइल हैलाइड प्लस Ag और इसके ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर इसकी लोन पेयर्स इसने इसके ऊपर अटैक किया, अटैक करके क्या बना लिया? AgC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर लगा हुआ है आपका RX, ठीक। और ये अपने लोन पेयर के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब इसको पॉजिटिव आ गया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये दो बॉन्ड तो बना नहीं सकता है अल्काइल, तो इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ये यहाँ से X नेगेटिव के फॉर्म में चला जाएगा और X नेगेटिव क्या करेगा? फिर Ag पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से भी Ag पॉजिटिव को लेकर के चला जाएगा और AgX बना लेगा। फिर आपकी क्या बॉन्डिंग क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा? यहाँ से Ag गया है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन दे करके गया होगा क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर लग जाएगा अल्काइल ग्रुप। तो ये बन गया आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RNC, ठीक। और या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसको हम एरो लगा देते हैं ऊपर। एरो क्या इंडिकेट करता है कि जहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है, अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो जहाँ पर पॉजिटिव होता है उसकी तरफ से नेगेटिव की तरफ एरो जाता है, तो जो एरो क्या इंडिकेट करता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देख ले रहे हैं हम लोग कि जब अल्काइल हैलाइड के साथ में पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है? जब RX KNO2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पर KNO2 क्या है? इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगा? KON डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ आयनिक बॉन्डिंग है पोटेशियम ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन पोटेशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और NO2 नेगेटिव बना लेगा। अब NO2 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके आपको क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका RON
एंड डबल बॉन्ड O, मतलब क्या एल्काइल नाइट्राइड बना लेगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का हमने रिएक्शन करवा दिया AgNO2 के साथ में, यहाँ कुछ और बन रहा है, नाइट्रोअल्केन बन रहा है। तो नाइट्रोअल्केन कैसे बन रहा है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं AgNO2 का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इधर बना देते हैं AgO एंड डबल बॉन्ड O। यहाँ सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। अब कोवलेंट बॉन्डिंग इतनी आसानी से ब्रेक होगी नहीं, और कोवलेंट बॉन्डिंग आसानी से ब्रेक होगी नहीं, इसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप क्या सारा बचा है इस AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड के मॉलिक्यूल के पास कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर का यूज करके तब एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करें इसके ऊपर। तो यही होगा कि एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अपने लोन पेयर का यूज करेगा, और फिर आपका बन जाएगा AgN2 नाइट्रोअल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो तरीके के मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा आपका SN1 मैकेनिज्म, दूसरे को हम ऐसे लाइन से बना करके समझ ले रहे हैं, दूसरा हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट है आपका SN2 रिएक्शन, जिसको हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बाइमॉलिक्यूलर। सबको एक बार बना के देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, ये हमारा हेलोएल्केन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और अटैक करके क्या बन गया इसका, यहाँ से आकर के न्यूक्लियोफाइल लगने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लगने की कोशिश करता रहेगा, और यहाँ से आपका हैलोजन निकलने की कोशिश करता रहेगा। तो इस टाइप का कुछ आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट बनने के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ से आपका हैलोजन तो निकल गया और न्यूक्लियोफाइल आकर के लग गया। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आकर के लगा, ये आपका बन गया, इधर तीनों हाइड्रोजन आ जाएंगे एक तरफ, और यहाँ आकर के न्यूक्लियोफाइल लगा। ठीक, ये पूरी SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहली बात ये है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अगर एक का भी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। दूसरा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन देखने में लग रहा है कि एक ही सिंगल स्टेप में हो गई हमारी रिएक्शन। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी, या फिर इसको लिख सकते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरी तरफ से हेलोजन एटम निकल रहा है, तो दोनों चीजें साथ में हो रही है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और हेलोजन एटम निकल रहा है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर के CH3 का मॉलिक्यूल हो जाए, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर CH3, अब CH3 का आपको पता है कितना बल्कि होता है, इधर भी हाइड्रोजन कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ CH3 का मॉलिक्यूल है और यहाँ हेलोजन लगा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसको आने में क्या होगी, बहुत परेशानी होगी। आ करके
लगने में बहुत परेशानी होगी अगर यहाँ बल्कि ग्रुप्स लगे हों, क्योंकि CH3 क्या होता है, बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को आ करके और फिर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके खुद लगने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। उसी के साथ में अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा तो उसको और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी कि अगर 3 डिग्री हेलोएल्केन है सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर बल्कि ग्रुप्स लगे हुए होंगे। फिर 3 डिग्री उससे कम रिएक्टिव 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होगा, उससे ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री वाला हो जाएगा, उससे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री वाला हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका मिथाइल। ठीक, नेक्स्ट हम 4 देख ले रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही बार में पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरी तरफ से हैलोजन जा रहा है। तो जब झटके से हमारा इधर से आकर के न्यूक्लियोफाइल लगा, दूसरी तरफ से एकदम जल्दी से जा करके जो हैलोजन चला गया, एक तरफ से जल्दी से आकर के न्यूक्लियोफाइल लगा, दूसरी तरफ से जल्दी से हैलोजन चला गया, तो जिस तरीके से हवा चलती है और अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, इसी टाइप से इसका मॉलिक्यूल का शेप एकदम चेंज हो गया, मतलब हाइड्रोजन एकदम एक तरफ चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं SN1 रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। तो SN1 रिएक्शन ये हम एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब H+ की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो क्या होगा कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ से X को ले जाने की कोशिश करेगा और ये क्या बना लेगा, आपका HX बना लेगा। अब इसने HX बना लिया तो ये क्या बन गया, आपका कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में यहाँ तो बन गया आपका कार्बोकैटायन CHH और यहाँ लग रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और इसके साथ में आकर के न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके ऊपर फटाफट से अटैक कर देगा, अटैक करके ये आपका इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपका क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, देखिए स्टेप 1 में यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप है रिएक्शन। ये कैसी है, स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट क्यों है, क्योंकि H+ आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने में इसको टाइम लगेगा, फिर यहाँ से HX को ले जाएगा, तब जाकर के HX बनेगा, इसको बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा। तो कार्बोकैटायन बनने में काफी टाइम लग रहा है, इसकी वजह से स्लोएस्ट स्टेप है। और जो पूरे रिएक्शन की सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा। स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, तो मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है आपका हेलोएल्केन, तो हेलोएल्केन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा पूरी रेट का रिएक्शन का रेट। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है हेलोएल्केन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ये देखने में पता चल रहा है 2 स्टेप रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब हमको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, देन उसके बाद मिथाइल। तो उससे देखिए एकदम उल्टा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया। ठीक, उसके बाद फोर्थ स्टेप है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन
रेसिमाइजेशन। अब रेसिमाइजेशन थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है कि रेसिमाइजेशन क्या होता है। देखिए यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा है। तो जो कार्बोकटाइन है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज होगा मतलब इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो कुछ इसका ट्राइगोनल प्लेनर का टाइप का स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल की शेप में स्ट्रक्चर होगा। जैसे फैन के 3 विंग्स होते हैं, इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होगा कार्बोकटाइन का। ठीक, अब कार्बोकटाइन के ऊपर आकर के क्या लग रहा है, न्यूक्लियोफाइल आकर के लग रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है हो सकता है ऊपर आकर के लगे या तो फिर हो सकता है नीचे आकर के लगे। तो 2 तरीके के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 2 तरीके के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे हमको। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, बना करके देख लेते हैं कि कैसा होगा। एक तो आपका ये इस तरीके से आ गया, एक हाइड्रोजन इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर, और इधर आकर के लग रहा है ओरेंज। एक तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और दूसरा इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका कार्बोकटाइन है, एक बार बाहर से आकर के लग सकता है न्यूक्लियोफाइल और एक बार बोर्ड के अंदर से आकर के लग सकता है, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। और ये दोनों जो मिरर इमेजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल। और हमको पता है कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं वो कायरल होती हैं। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या होती हैं, कायरल होती हैं। और कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कि अगर हम उनके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे, अगर कायरल सॉल्यूशन में हम प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो या तो फिर लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा या तो फिर लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। राइट साइड मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटिव होगा और लेफ्ट साइड रोटेट करेगा मतलब कि लीवो रोटेटिव होगा। तो 2 टाइप के हमें कंपाउंड मिल जाएंगे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटिव और एक लीवो रोटेटिव। अब चूंकि ये हमारा रैंडम प्रोसेस है तो जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटिव कंपाउंड्स होंगे वो अबाउट सेम रेशियो में फॉर्म होंगे, 50% 50%, 50% लीवो रोटेटिव फॉर्म होगा, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटिव फॉर्म होगा। तो जो लेफ्ट साइड रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट का, वो राइट साइड रोटेशन को कैंसिल कर देगा और नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेशन अबाउट सेम हो जाए, उसको इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। इसको इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में क्या हो रहा है, रेसिमिक मिक्सचर में 50% डेक्स्ट्रो रोटेटिव, डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और 50% लीवो रोटेटिव। तो डेक्स्ट्रो रोटेटिव राइट साइड रोटेट करेगा, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, और लीवो रोटेटिव लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। और दोनों रोटेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। इस पूरे फिनोमेना को बोलेंगे रेसिमाइजेशन। क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन।